Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 5 है हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के जो मेजर डोमेन्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। मेजर डोमेन्स है ना, जैसे क्या क्या आ जाते हैं हमारे इसमें, लिथोस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है, बायोस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है। इनके अंदर भी क्या क्या चीजें रहती हैं, किस काम आते हैं, क्या इनमें क्वालिटीज या क्या इनका मतलब होता है, क्या हमारे लिए यूजफुल है, हमारे ह्यूमन बींग्स के सबके सर्वाइवल के लिए, है ना। तो इनका हमसे कैसे रिलेशन है, हमारे अर्थ में कैसे इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में देखेंगे इस चैप्टर का माइंड मैप। ठीक है, तो फटाफट से पहले आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक और शेयर कर देना है। तो बिना किसी कंजूसी के लाइक शेयर कर दो भाई, फटाफट से, प्यार मोहब्बत के साथ। ओके, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर में हमारे आ जाते हैं क्या, जो लैंडफॉर्म्स, लैंड वगैरह, लैंड मासेस, प्लेट्यू, प्लेन्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह, ये सारी चीजें हमारे लिथोस्फेयर के अंदर आते हैं। तो अगर मेजर जो डोमेन्स की बात करें तो हमारे अर्थ के जो डोमेन्स है वो कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो बता दूं मैं आपको, क्या क्या डोमेन्स हैं हमारे अर्थ के, क्या क्या हो जाएगा। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर और हो जाता है हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे अर्थ के मेजर डोमेन्स है। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें हमारे सारे ही लैंडफॉर्म्स आते हैं। लैंडफॉर्म्स में क्या क्या हो जाएगा, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स में भी क्या क्या चीज़ें रहेंगी हमारी, कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स, ये सारे सब इसी में आता है। अब और क्या चीजें मैंने अभी बताया, जैसा आपको प्लेट्यूज, प्लेन्स वगैरह सब रहता है। तो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है, हार्ड, जमीन कैसे दिखती है, लैंड कैसे दिखता है, हार्ड रहता है, सॉलिड पोर्शन रहता है। The solid portion of the earth is called the lithosphere. It comprises the rocks of the earth crust and the thin layer of soil that contain nutrient element which sustain organisms. ये किससे बना होता है, ये बना होता है रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट, है ना। अर्थ क्रस्ट की जो उससे रॉक बनी होती है ना, उनसे बना होता है। और इसमें क्या रहेगी, हमें मिट्टी की पतली सी, देखो आप जमीन देखते हो तो खाली आपको क्लीन, नीट एंड क्लीन जमीन तो नहीं दिखती, आपको कुछ चुभता है मिट्टी जैसा। क्या है वो, पतली सी लेयर होती है किसकी, सॉइल की। अब सॉइल तो फिर आपको पता ही कि मिट्टी में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, जिनके अंदर रहेगा ऑर्गेनिजम्स, जिनके अंदर क्या मिलेंगे हमें, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। माइक्रो यानी छोटे, बहुत छोटे। ठीक है, तो लिथोस्फेयर को अगर उसको डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है, हार्ड पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं हम लिथोस्फेयर। साथ में किससे बना होता है, क्या क्या चीजें रहेंगी इसमें, रॉक्स वगैरह रहेंगे, है ना। और क्या चीजें रहेंगी, थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो इसके ऊपर से ऐसे पतली सी लेयर बनी होती है। ठीक है, और सॉइल में क्या रहता है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट और जो क्या कंटेन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के 2 मेन डिवीजन हम देखेंगे। आप जब भी ग्लोब की तरफ देखते हो या जब भी अर्थ की इमेजेस देखते हो, आपको 2 ही चीज ज्यादा करके दिखेगी। क्या दिखते हैं, या तो आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे होते हैं या तो आपको ओशंस दिख रहे होते हैं। ठीक है, द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े, अब कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं कि छोटा सा दिख गया, अच्छे बड़े बड़े लैंड मासेज होते हैं दूर दूर तक फैले हुए, उन्हें क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट्स। तो एक ये दिखते हैं। दूसरा, द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। और जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, है ना, आपको जैसे रिवर मिल गया, ये सारी चीजें, तो ये क्या कंटेन करते हैं, ये आपका क्या रहता है, ओशन बेसिन्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। द लेवल
of sea water remains the same everywhere. Elevation of the land is measured from the level of the sea which is taken as 0. अब क्या बोला जा रहा है, हमारे जो सारे ओशंस हैं वर्ल्ड के वो किससे कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, वर्ल्ड के सारे ओशन क्या हो गए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इंटरेस्टिंग चीज और क्या बोली जा रही है, हमारा जो समुद्र का लेवल होता है, जो पानी होता है, जो सी लेवल होता है बेसिकली, वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, पूरा हमारे अर्थ में एक बराबर है, एक जैसा है ना। तो सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर, द लेवल ऑफ सी वाटर, जो सी वाटर का लेवल रहता है वो सब जगह एक जैसा रहता है। तो इसीलिए कुछ भी हमें मेजर करना हो तो हम क्या बोलते हैं कि भाई इतना ऊंचा, इस समुद्र तल से इतना ऊंचा। आप पढ़ते होंगे, कभी आपने नोटिस करा होगा, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे होते कुछ भी, तो आपकी नजर पड़ती है, लिखा होगा अबव सी लेवल, इतने किलोमीटर अबव सी लेवल, या इतना समुद्र तल से ऊंचा है। सी लेवल क्या माना गया, बराबर है। तो जो चीज बराबर है तो मेजरमेंट वहीं से शुरू किया कि भैया इतनी जगह से इतना ऊंचा है। क्लियर हुआ। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। अगर हमें लैंड का एलिवेशन देखना है तो कितना ऊंचा क्या है, तो हम किससे मेजर करते हैं, सी लेवल के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, जिसको हम क्या लेके चलते हैं, 0, यानी शुरुआत कहां से हो जाएगी, यहां से 0 हो जाएगी। ठीक है, तो किसके बारे में हमने देखा, लिथोस्फेयर के बारे में देखा, है ना। तो 2 डिविजन जो अगर हम बोलेंगे हमारे अर्थ सरफेस के, वो मेजरली क्या है, लैंड मासेस बड़े बड़े जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती है जिन्हें हम ओशन बेसिन्स बोलते हैं। अगर हमें लैंड का मेजरमेंट करना है, लैंड के एलिवेशन को मेजर करना है मतलब, तो हम किससे मेजर करेंगे, सी लेवल से मेजर करेंगे, क्योंकि सी लेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है, इक्वल होता है। आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं लिथोस्फेयर को लेके, आगे बढ़े। चलो लिथोस्फेयर, अब लिथोस्फेयर हमने देखा कि 2 उसमें डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंट्स में और ओशन बेसिन्स में। कॉन्टिनेंट्स हमारे पास कितने होते हैं, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और ओशंस जो मेजर हमारे पास है वो 5 हैं, है ना। कौन से कॉन्टिनेंट हो जाएंगे हमारे पास, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है ना, अंटार्कटिका है, और क्या हो जाएगा, एक और बच रहा है हमारा यूरोप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ओशंस हमारे पास 5 मेजर ओशंस है। सबसे बड़ा हम बोलेंगे पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन हो जाएगा, अटलांटिक ओशन हो जाएगा, सदर्न ओशन जिसे अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है, और हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ठीक है, तो हमारे 5 मेजर ओशंस होते हैं। तो ये अच्छे से ध्यान रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट्स कितने, ओशंस कितने। तो कॉन्टिनेंट्स कितने हमारे पास 7 है, ओशंस मेजर कितने हमारे पास 5 है ना, नंबरिंग। कौन से एक बार फिर से देखते हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड अफ्रीका। ओशन बेसिन कौन से ओशन है, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और सदर्न ओशन। क्लियर। चल अब यहां देख लो, यहां पे इसको देख के ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, आपको कॉन्टिनेंट्स दिख जाएंगे, आपको सारे ओशंस दिख जाएंगे। ठीक है, देखो ये आपका सबसे पहला कॉन्टिनेंट, यहां से शुरू करते हैं, एशिया। सेकेंड आपका नाम क्या था इसमें, यूरोप। थर्ड अफ्रीका है ये। फोर्थ नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ हो जाएगा साउथ अमेरिका। सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया। सेवंथ है अंटार्कटिका। तो ये क्या है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ना। ओशंस को रेड कलर से कर लेते हैं। ओशन कौन से सबसे पहला हमारा पैसिफिक ओशन, एक ये भैया, कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये दूसरा यहाँ पे क्यों दिख रहा है, तो टोटल 6 हो जाएंगे, नहीं। पृथ्वी गोल है भैया, पानी ये पूरा जुड़ा हुआ है, गोल है, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, ये ध्यान रखना, गोल है। अब ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा अटलांटिक ओशन। थर्ड हो जाएगा हमारा इंडियन ओशन। फोर्थ ये हमारा आर्कटिक ओशन। फिफ्थ ये हमारा सदर्न ओशन, जिसे अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है। तो ये जो आपके ब्लैक कलर से हैं वो सारे कॉन्टिनेंट्स को मार्क किया है मैंने, जो रेड कलर से सारे ओशंस को मार्क किया है ना। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे आई होप आपको पता ही होगा। ठीक है, देख लो अच्छे से कहाँ मिलता है। इस तरफ हमें मिलता है एशिया, ये पूरा हमारा येलो कलर में एशिया है ना। अगर इसको ऐसे मेंशन करें, इसको हाईलाइट करें, तो एशिया कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा पूरा हमारा एशिया, जिसमें हमारा भारत है। ये देखो साइड से जापान भी ऐसे आ रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा जो येलो जो यहाँ से जा रही है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एशिया है। क्लियर हुआ। बाकी सब तो आपको अलग अलग कलर में दिख ही रहे हैं,
ठीक है, क्लियर हुआ। देखो आप एक चीज नोटिस करोगे कि हमारा जो एशिया है, इसको हटा दूं, हमारा जो एशिया है किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे यूरोप से जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, बिल्कुल, लेकिन एक चीज से डिवाइडेड है, एक यूराल पर्वत या यूराल माउंटेन बोलते हैं, उससे डिवाइडेड है, वरना आपको सेम ही सिंगल ही लैंड मास दिखेगा। क्लियर हुआ, आया समझ में? चलो तो आगे बढ़े, मैप देख लिया, मतलब ये वर्ल्ड का मैप देख लिया, क्लियर हो गए ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। आगे बढ़ जाए, चलो नाउ एशिया। अब कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही तो सबसे पहले जरा एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। एशिया देखो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ का टोटल एरिया में से 1/3 एरिया तो एशिया ही कवर करता है। तभी एशिया पॉपुलेशन के मामले में भी नंबर 1 है, ऑब्वियसली होगा ना, जिसमें नंबर 1 कंट्रीज है, जो हमारी इंडिया नंबर 1 पे चल रही है, चाइना को सरपास कर चुकी है ना पॉपुलेशन के मामले में। तो भाई एशिया में कितनी पॉपुलेशन होगी, अब बड़ा कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। The continent lies in the eastern hemisphere. एशिया हमें कहाँ मिलता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। And the tropic of Cancer passes through this continent. अब जब तक मैप नहीं देखोगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी। बाकी आपको पता ही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे बोलते हैं, है ना, कैप्रिकॉन क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लाइन बनानी पड़ेगी, किसकी? इक्वेटर की बनी हुई है, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये जा रही है हमारी इक्वेटर की लाइन, ठीक है, ये जा रही है हमारी इक्वेटर की लाइन। इक्वेटर की लाइन है, दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ इक्वेटर, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री। इक्वेटर कहाँ मिलता है हमें? 0 डिग्री, है ना। अब हमें किस चीज पर फोकस करना है? एशिया कॉन्टिनेंट पे। तो कहाँ है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट? ये लिखा है एशिया पूरा येलो कलर से। बात क्या की जा रही कि ऑलमोस्ट जो ज्यादा पोर्शन है, देखो ऐसा नहीं कि सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं आ रहा, ये आ रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन जो मेजर पोर्शन है हमारे एशिया का वो लाई कर रहा है, कहाँ मिल रहा है हमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये पूरा इक्वेटर के ऊपर का पूरा ये जो पोर्शन है आधा, है ना, इस लाइन से ऊपर ही हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो हमारा एशिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा प्रोपोर्शन हम कह सकते हैं कहाँ पे मिल रहा है हमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और क्या चीज ध्यान रखने की है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ मिलता है हमें? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। नॉर्थ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी इक्वेटर से ऊंचा होगा। तो ये हमारा जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। ये हमारी क्या जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। ये लिखा है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आ गया समझ में? 23.5 डिग्री पे मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन मैं लिख देती हूँ 23.5 नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी, क्लियर। तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो क्या हमने खास चीज देखी? एशिया के बारे में बता रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, आपको दिख रहा है ना, सब में, सबको देख लो और येलो कलर आप देख लो, अलग ही सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो 1/3 जो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट यहीं रहती है, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें ज्यादा मिलता है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इससे ऊपर है क्योंकि इक्वेटर की लाइन जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होते हुए गुजरता है। आगे बढ़े, चलो और क्या क्या है? एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। अब भी मैंने बताया था कि वेस्ट साइड से एशिया यूरोप से कैसे सेपरेटेड है? एक माउंटेन जाता है यूराल माउंटेन, उसके थ्रू ये दोनों विभाजित है, सेपरेटेड है। अभी देखेंगे फिर से। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। कई बार हम जो इनका लैंड मास को क्या मानते? कंबाइन। आप खुद ही देखोगे ना, अगर मानो पर्वत नहीं होता, यूराल माउंटेन नहीं होता, तो जुड़े हुए ही है, माउंटेन भी उन्हीं से लगा ही हुआ है ना। ऐसा होता है कि बीच में हवा में तैर रहा है, ऐसा तो है नहीं, पूरा जुड़ा ही हुआ है, बस माउंटेन बीच में है। अदरवाइज हम क्या मानते हैं? इनका जो लैंड मास है वो कंबाइन है, तो उसको लेकर हम क्या बोलते हैं कई बार कि भाई ये यूरेशिया है ना। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। तो देख लो आप, मैंने अभी बताया था ना, ये देखो, ये है यूरोप, ये है एशिया, किससे डिवाइडेड है? ये बीच में जा रहा है माउंटेन यूराल, इससे, है ना, रेंज जा रही है ना माउंटेन की, देखो ये ब्राउन कलर में, इससे डिवाइडेड है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको कंबाइन हम मिला के क्या बोलेंगे? यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। चलो नाउ एशिया समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है कॉन्टिनेंट में चलते हैं। ओके, यूरोप में, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। भाई यूरोप एशिया से स्मॉलर है, अभी देख लेंगे मैप में। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। ये आपका क्या हो जाता है? ईस्ट है।
ये वेस्ट है। तो अभी आपने देखा ना कि इस तरफ एशिया देख रहे थे, इस तरफ यूरोप, तो यानी एशिया के वेस्ट में है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट एंड इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स। इसमें से क्या होकर गुजरता है? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल जो हमारी 66.5 डिग्री की लाइन है, देख लेते हैं भाई कहाँ से मिलेगा। देखो ये है हमारा यूरोप, ये पूरा हमारा यूरोप है, ठीक है। कहाँ से गुजर रहा है? यहाँ पे आपको दिख रही है आर्कटिक सर्कल की लाइन, यहाँ पे 60 के अबव ही होगी, यानी यहाँ मिल जाएगी 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसको गुजरवा देते हैं, यहाँ से गुजर तो नहीं रही लेकिन हम गुजरवा देते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। तो ये कहाँ से होकर गुजर रही है? यूरोप से होकर गुजर रही है। क्लियर हो गया? और ऊपर है, उसको थोड़ा और ऊपर हम कर सकते हैं। आया समझ में? और साथ में क्या चीज बोली कि एशिया के वेस्ट में, तो अगर हम डायरेक्शन बना लें तो ये क्या हो जाएगा? एशिया का ईस्ट साइड हो जाएगा, एशिया का ये वाला वेस्ट साइड हो जाएगा, है ना, ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो क्या एशिया के वेस्ट में है यूरोप? जी हाँ बिल्कुल, यूरोप एशिया के वेस्ट में। और हमसे क्या बोला गया कि यूरोप जो है एशिया से साइज में मच स्मॉलर है, काफी छोटा है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि कितना बड़ा हमारा एशिया और कितना सा ये यूरोप है, तो साइज में भी छोटा है, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट भी देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है, अफ्रीका सेकेंड नंबर पे। पहले रीड करते हैं फिर बाद में मैप की तरफ जाएंगे। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो हमारा इक्वेटर होता है जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं हम, आपको पता ही है, हमने पढ़ा है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में। क्या बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट ये इस कॉन्टिनेंट के बीच से होकर गुजरता है, बिल्कुल मिडिल से होकर गुजरता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अफ्रीका का ज्यादातर जो पार्ट है, ज्यादा हिस्सा वो किससे होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें मिलेगा। अभी मैप देखेंगे। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। मतलब यही एक ऐसा एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होकर गुजरते हैं। मतलब इक्वेटर भी गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रहा है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इससे पास होकर गुजरता है। देख लेते हैं, ये देखो, ये रहा हमारा अफ्रीका। सबसे पहले तो इक्वेटर की लाइन बना देते हैं। ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है ना, दिख रहा है इक्वेटर, और ये आपको अफ्रीका। अब आप देखोगे इसमें ध्यान से तो क्या दिखेगा कि ज्यादातर पोर्शन, ये लाइन को अगर आप ऐसे देखो तो इतना ही पोर्शन आपका यहाँ पे सिर्फ इतना आ रहा है अफ्रीका का सदर्न हेमिस्फीयर में, और ज्यादा पोर्शन कहाँ मिल रहा है आपको? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। तो अफ्रीका का ज्यादा पार्ट हमें मिलता है कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इक्वेटर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यही सिर्फ एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों ही लाइन होकर या लैटिट्यूड होकर गुजरते हैं। तो देख लेते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लिखा हुआ है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देती हूँ। (23.5 डिग्री नॉर्थ), ये है 0 डिग्री, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ठीक है, अब आप खुद ही देख लो ध्यान से, खुद ही आप देखो। और कोई कॉन्टिनेंट, जैसे बाकी कॉन्टिनेंट पे नजर मारो, जब तक बाकियों को नहीं जो है कंपेयर करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। अगर हम देखें यहाँ पे एशिया का, तो एशिया का तो हमने क्लियर पढ़ा कि एशिया से क्या होकर गुजर रहा है, यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ हमारा कैंसर होकर गुजर रहा है, और थोड़ा सा ये हमारा इक्वेटर भी जा रहा है, ठीक है, ओके।
अगर नॉर्दर्न अमेरिका की बात करें तो ये हमारा ब्राउन पूरा नॉर्दर्न अमेरिका है, तो इसमें से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रहा है। साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे इक्वेटर और जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजर रहा है, ठीक है भाई। अब एक और देख लेते हैं यूरोप। यूरोप से तो कुछ होकर ही नहीं गुजर रहा, वो तो ज़्यादा ही ऊपर चला गया। अंटार्कटिका, उससे भी कुछ होकर नहीं गुजर रहा, वो ज़्यादा ही नीचे चला गया। फिर ऑस्ट्रेलिया को देखते तो ऑस्ट्रेलिया में से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है। एकमात्र अफ्रीका ही ऐसा है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, जिसमें इक्वेटर की लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लैटिट्यूड लाइन होकर गुजर रही है। एक चीज और हमें बोली गई थी कि थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट जो हमारा इक्वेटर है 20 से होकर गुजरता है, तो बिल्कुल मिडिल से ही जा रहा है ना, जैसे हमारे पूरा ग्रीन में अफ्रीका है और ऑलमोस्ट 20 से ही होकर गुजर रहा है। तो ये किसके बारे में देख रहे हैं? हम अफ्रीका के बारे में देख रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चल। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। भाई ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया था। और क्या है, अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखेंगे, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की बारी आएगी। ये भी कॉन्टिनेंट है हमारे। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर बात की जाए किसकी, नॉर्दर्न अमेरिका की, तो ये क्या है, हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे पहला हमने देखा था एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका और थर्ड नंबर पे आ जाएगा, मतलब साइज एरिया वाइज, नॉर्थ अमेरिका। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में एंड लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमें कहाँ मिलेगा, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। आप बोलोगे कि मैम नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हमने तो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर सुना था, अभी समझाएंगे। इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, अभी देखेंगे हम। बहुत ही पतला सा स्ट्रिप, पतला सा बिल्कुल लैंड के थ्रू, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, इस्थमस ऑफ पनामा, जिसे पनामा का इस्थमस कहा जाता है। इस्थमस क्या होता है, इस्थमस और स्ट्रेट? देखो इस्थमस वो होता है कि जो बड़े बड़े लैंड मासेस को एक छोटा सा लैंड मास, पतला सा लैंड मास जोड़ता है, उसको बोला जाता है इस्थमस, है ना। तो इस्थमस ऑफ पनामा से जुड़ा हुआ है, इसको देख लेते हैं, समझ में आएगा थोड़ा सा अच्छे से। ये देखो, ये आपका क्या है, किसकी बात हो रही है, नॉर्थ अमेरिका की। तो अगर हम 20 से इसमें लाइन खींचे थोड़ी सी, 20 से लाइन खींच लें तो ये तो पूरा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नो डाउट। ये तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। चलो ब्लैक से ही लिख देती हूँ। ठीक है, ये तो हमारा पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये पूरा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। ध्यान में रखने की एक बात और है कि हमने क्या बोला, हमसे क्या बोला गया कि जो नॉर्दर्न अमेरिका है वो पूरा मतलब कहाँ मिल रहा है हमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये कैसे, तो हमने पढ़ा था ना, जब क्या होता है 0 डिग्री का जो हमारा मेरिडियन है, जो लैटिट्यूड लाइन जाती है, वो क्या करती है, हमारे अर्थ को नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो ये वाला पोर्शन पूरा हमारा क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और ये वाला क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। अब आया समझ में? तो अब क्या बोला जा रहा है हमसे कि नॉर्थ अमेरिका को जरा अगर ध्यान से देखें तो क्या देखना है हमें ध्यान से कि कहाँ मिल रहा है हमें। तो ये देखो, ये इक्वेटर जा रही है, इक्वेटर जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे मिल रहा है हमें। ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ ऊपर ही है, साथ में 20 से अगर डिवाइड कर दें, 20 से लाइन खींच दें तो पूरा वेस्ट की तरफ है। तो नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या मिलेगा, जो है नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। अब एक और चीज़ थी कि नॉर्थ अमेरिका हमारे साउथ अमेरिका से किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, एक पतले से लैंड मास के थ्रू, मतलब स्ट्रिप ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ है, पतला सा। तो देख लेते हैं भाई, ये देखो कितने पतले उससे ऐसे जुड़ा हुआ है ना। तो जिसे क्या बोला जाता है, इस्मस। इस्मस अभी मैंने बताया कि इस्मस क्या करता है, जो बड़े बड़े लैंड मासेस को एक पतला स्ट्रिप ऑफ लैंड जोड़ता है, ठीक है, उसे बोला जाता है इस्मस। और इसका नाम क्या है, इस्मस ऑफ पनामा। आगे बढ़े, आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। चलो अब क्या, साउथ अमेरिका को देखेंगे। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका हमें कहाँ मिलेगी, ज्यादा करके सदर्न हेमिस्फीयर ही मिलेगा। देखेंगे इसको भी, डोंट वरी।
The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. It has the world's largest river, the Amazon. है ना? अब साउथ अमेरिका के बारे में देख लेते भाई, इतनी तारीफ की जा रही है तो साउथ अमेरिका का ज़्यादातर पोर्शन आप खुद ही देखोगे, है ना? इसको यहाँ से डिवाइड करें, हमारे फिर से इक्वेटर को बनाएं, मतलब तो क्या दिख रहा है, ज़्यादातर जो पोर्शन है किसका, साउथ अमेरिका का, वो कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल नीचे को मिल रहा है। आपको एक बहुत ही बड़ी जो है माउंटेन रेंज लंबी देखने को मिल रही, लॉन्ग, है ना, जिसको क्या बोल रहे, एंडीज। ये देखो, ये गुजर रही ना यहाँ से इतनी लंबी, तो काफ़ी बड़ी, आप खुद ही देखो, ऑलमोस्ट पूरा जो है इसने साउथ अमेरिका साइड से कवर कर ही लिया है, पूरा यहाँ से गुजर रहा है। और क्या बोला जा रहा है इसके बारे में कि इसमें वर्ल्ड की जो हमारी लार्जेस्ट रिवर है अमेजन रिवर, वो भी यहीं से बहती है, ठीक है। तो ये रही आपकी अमेजन रिवर, अमेजन बेसिन, है ना, पूरा यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ अमेरिका। आगे बढ़े। Now Australia. Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. It is called an island continent. ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की जा रही कि क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो इंटायरली हमें कहाँ मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, ठीक है। ये चारों ओर से, सारे साइड से ये ओशन और सी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। आइलैंड यूजुअली क्या होते हैं, जो सारी चारों ओर से घिरे होते हैं ना, पानी से पूरी तरफ से घिरे हुए होते हैं, बिल्कुल पानी के बीच में रहेंगे, लेकिन स्मॉल लैंड मासेस होते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं उन्हें आइलैंड नहीं बोलेंगे, उन्हें हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही अब ये भाई कॉन्टिनेंट है, बड़ा एक लैंड मास है, भले ही वो सब में सारे कॉन्टिनेंट में छोटा है, लेकिन भाई है तो कॉन्टिनेंट ना, नाम तो कॉन्टिनेंट ही दिया है, तो इसीलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारी ओर से पानी से घिरा हुआ है। अभी इसको मैप में बाद में देखेंगे, पहले ये भी पढ़ लें अंटार्कटिका, फिर साथ में देखते हैं। Antarctica, completely in the southern hemisphere, is a huge continent as it is located in the south polar region. It is permanently covered with thick ice sheets. Antarctica हमें कहाँ मिलेगा, southern hemisphere में मिलेगा, है ना। ये भी क्या, एक अच्छा बड़ा कॉन्टिनेंट है, ह्यूज कॉन्टिनेंट है। ये कहाँ लोकेटेड है, साउथ पोलर रीजन में, बिल्कुल नीचे साउथ पोल के पास। एंड इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। परमानेंटली ये बिल्कुल आइस शीट से घिरा हुआ रहता है, पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई रहती है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई बिल्कुल ठंडी जगह, माइनस में टेम्परेचर रहता है, बर्फ ही बर्फ रहती है, तो कहाँ से ह्यूमन सेटलमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रिसर्च स्टेशन बहुत मिलेंगे। Many countries have research station in Antarctica. India also has research station there. These are named as Maitri and Dakshin Gangotri. बहुत सारी कंट्री के रिसर्च स्टेशन हमें अंटार्कटिका में देखने को मिलते हैं। इसे पता है इसको क्या बोला जाता है, लैब भी बोला जाता है वर्ल्ड का, है ना, कि वर्ल्ड के बॉटम में, वर्ल्ड के नीचे कहीं क्या है, एक लैब है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च स्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। इवन हमारे इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन यहाँ पे हमें मिलेगा। क्या नाम है जिसका, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। क्लियर, चलो देख लेते हैं एक बार मैप में अब अच्छे से। किसकी बात करी इससे पहले हमने, पहले तो जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया की बात करी। तो ऑस्ट्रेलिया आप देखो कि पूरे ओर से यहाँ पे पानी से ही घिरा हुआ है, पानी ही पानी है पूरा इधर उधर ऑस्ट्रेलिया के। ये हमें कहाँ मिल रहा है, फिर से मैं अगर इक्वेटर ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या मिल रहा है, इक्वेटर के मतलब नीचे हमें क्या मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरी ओर से पानी से घिरा हुआ है। फिर हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, अंटार्कटिका के बारे में। तो ये आपको कौन सा कॉन्टिनेंट मिल रहा है, व्हाइट कलर में, पूरा ये आपका अंटार्कटिका, और वाकई में काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो बिल्कुल आपका है। अगर ये 0 डिग्री पे आपका क्या है, 0 बोल रही है, 90 डिग्री पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नीचे बीच में साउथ पोल, साउथ पोल। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, पोलर रीजन में। ये कौन सा रीजन है, आपका पोलर रीजन है। क्लियर हो गया, पोलर रीजन है, बिल्कुल पोल्स पे। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और ये कैसा बोला जा रहा है, अब आप खुद ही सोचो, सन की रेज यहाँ पे पड़ ही नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है, तो क्या होता है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल आइस शीट्स, बर्फ ही बर्फ रहती है, ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन रिसर्च स्टेशन हमें बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स। आप एक चीज नोटिस करोगे कि ज्यादा करके जो हमारे वर्ल्ड का लैंड मास है ना, जो रहने वाले जो लैंड मास है, जमीन जो हमें जिसकी बात की जा रही कॉन्टिनेंट्स, वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिल रहे हैं, है ना। यानी देखो पॉपुलेशन आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑब्वियसली ज्यादा होगी। यहाँ तो सिर्फ ये है ऑस्ट्रेलिया है, और अंटार्कटिका में तो कोई रहता नहीं, लेकिन यहाँ बड़े बड़े बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका का काफी हिस्सा, यूरोप है, एशिया है। क्लियर, आया समझ में। आगे बढ़े, चलो। नाउ अब हम किसके बारे में देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर के बारे में।
हाइड्रोस्फीयर में क्या मिलती है हमें? वाटर बॉडीज। क्या मिलेगी हाइड्रोस्फीयर में? द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, मोर देन 71% ऑफ वाटर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड। हाइड्रोस्फीयर में क्या मिलती है? इट कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज। कंसिस्ट ऑफ large water bodies। है ना, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हमें यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर में देखने को मिलती है। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। हाँ भाई बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे अर्थ को स्पेस से, हमें अर्थ की इमेजेस भी देखते हैं, हमें अर्थ ज़्यादा करके क्या दिखता है? ब्लू दिखता है ना। कैसा दिखेगा हमारा अर्थ? ब्लू सा ही दिखता है। मोर देन लगभग 71% से भी ज़्यादा जो हमारा अर्थ है वो किससे कवर्ड होता है? वाटर से। और 29% जो हमारा अर्थ है लैंड से कवर है ना। तो मतलब ज़्यादा हमें अर्थ में पानी ही पानी देखने को मिलेगा, और लैंड मास कितना? सिर्फ 29%। मतलब आप समझ रहे हैं 70-30 का रेशो है, ऐसा समझ लो। More than 97% of the earth water is found in the oceans and is too salty for human use। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम जब इतना पानी है तो फिर हम क्यों इतना पानी को लेकर रोना गाना करते हैं कि भाई पानी की कमी है, पानी को पॉल्यूट मत करो, पानी बचाओ, पानी बचाओ। क्यों बचा रहे जब हमारे पास 70%, ऑलमोस्ट 71% पानी है। लेकिन आपने इस 71% में इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि इस 71% का भी 97% यानी बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही समझ लो, 2% 3% छोड़ के, कि 97% पानी हमें कहाँ मिलता है? ओशंस में मिलता है, सी में मिलता है। लेकिन ओशन का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है, सैलाइन वाटर होता है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते, जो हमारे कंजम्पशन के लिए है ही नहीं। तो इसीलिए तो हम क्या करते हैं, जो बचा कुचा 2% ऑलमोस्ट पानी है उसी से गुजारा करते हैं, उसी से हमारा पूरा वर्ल्ड में काम चल रहा है। अब उसको भी अगर हम पॉल्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली बोलेंगे ना कि पानी की कमी है, पानी को वेस्ट मत करो। अब आप अगर माइंड में सिनेरियो क्रिएट करके रखोगे कि 97% इतना तो है, मतलब सॉरी 71% इतना तो पानी है, लेकिन उस 71% का भी 97% ओशंस में, जो कि हमारे कोई काम का नहीं है। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human use। जो लार्ज प्रोपोर्शन होता है रेस्ट ऑफ द वाटर का, वो हमें कहाँ मिलेगा? आइस शीट्स के फॉर्म में मिलेगा, और ग्लेशियर्स, और अंडर द ग्राउंड, और ग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड मिलेगा, ग्लेशियर्स में मिलेगा, आइस शीट्स में मिलेगा। यहाँ पे हमें मिलेगा स्मॉल परसेंटेज। और ये कैसा परसेंटेज है? बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, मतलब बहुत ही कम फ्रेश वाटर हमें यहाँ पे ह्यूमन यूज के लिए मिल पाता है। कहाँ कहाँ मिलता है? अंडरग्राउंड, जमीनों के अंदर, ग्लेशियर्स में, आइस शीट्स में। ठीक है, तो इतना ही पानी हमारे काम का है, लेकिन ये जो पानी है हमारे काम का नहीं है। अब इतने पानी में भी अगर हम बर्बादी करेंगे, इसको पॉल्यूट करेंगे, तो वाकई में पानी की किल्लत तो होगी ही, और हो ही रही है, चल ही रहा है शॉर्टेज वाटर। तो क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो ये देख लो। अब आप फिर से इसको देखो, आपको ज्यादा करके वाटर ही वाटर दिख रहा है ना, ज़्यादा करके यहाँ पूरा वाटर, पूरा वाटर ही वाटर, वाटर ही वाटर। फिर ये बीच में आपको लैंड मासेस दिख रहे हैं, यानी आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं। 70%, 71% हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं, यानी वाटर है हमारे अर्थ में, और जो 29% है हमारा क्या है? लैंड है अर्थ में। ठीक है, अब फिर से वही बात है, आप खुद ही देखो कि इतना पानी हमारे पास है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये पानी जो ओशंस ही ओशंस हमारे बने हुए हैं, तो समझ रहे हो कि 97% पानी, इतना सारा पानी हमारे कोई काम का नहीं है। सोचो काम का होता तो मजे ही मजे हो जाती, लेकिन भगवान ने भी सोच समझ के वो ना चीजें बनाई हुई हैं। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अगर हम ओशंस की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर का ऑब्वियसली मेजर पार्ट है। अगर हाइड्रोस्फीयर जो हम बोला जा रहा है पानी का डोमेन है, वाटर का डोमेन है, तो सबसे मेजर रोल तो ओशंस ही प्ले कर रहे हैं ना, क्योंकि 97% वाटर हमें ओशंस में मिल रहा है, तो मेजर पार्ट होता है हाइड्रोस्फीयर का। और हमारे जो ओशंस है क्या है? ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो क्या हम देख सकते हैं पीछे जाके? जी बिल्कुल देख सकते, कोई नहीं रोक रहा। देखो पूरे जुड़े हुए, यहाँ पे ब्लू 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 पूरा यहाँ पे क्या जुड़ा ही हुआ है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऐसा तो है नहीं कि इतना ये डिवाइड हो गया, या इतना ये डिवाइड हो गया, इतना ये डिवाइड हो गया, नहीं, ये तो इमेजिनरी लाइन से, इसको मत देखो कि पता चले आप बोलो अरे मैम ये तो दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे, नहीं ऐसा नहीं है। क्लियर? चलो,
द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स। जो हमारा ओशन होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, उसके मूवमेंट्स होते हैं। तो तीन टाइप के हमारे ओशन के मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, वेव्स, सेकेंड हम बोलते हैं टाइड्स, थर्ड हो जाता है हमारा ओशन करेंट्स, है ना। वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। वेव्स क्या होती हैं, जो ऐसी होंगी, है ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होती रहती है। ये क्या हो जाती है, हमारी वेव्स हो जाती हैं, ठीक है। जब जो वाटर होता है ओशंस का, क्या होता है, बहुत मतलब अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, ऐसे चलता रहता है, हाई एंड लो होता है, इसको बोला जाता है वेव्स, ठीक है। क्लियर हुआ। अब जैसे जब बड़ी बड़ी वेव्स आती है ना, तो वो मतलब हवा की मदद से, क्योंकि विंड का अगर पावर रहता है, बहुत तेज विंड रहती है, तो वेव्स भी क्या हो जाती हैं आपकी, बड़ी बड़ी हो जाती है, जिसके कारण कई बार सुनामी भी आ सकती है। फिर सेकेंड क्या है, टाइड्स होता है। टाइड्स क्या होते हैं, जब वाटर हाई एंड लो होता है, हाई एंड राइज होता है रिदमिक वे में, दिन में 2 बार रिदमिक वे में, उसको हम टाइड बोलते हैं। इसके बारे में ना डीपली आप क्लास 7th में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि टाइड्स क्या होती है। देखो, वेव्स होती है हाई एंड लो ऑफ वाटर होता रहता है, जो चलती रहती है ना, लहरें जो हम बोलते हैं, समुद्र में लहरें आती रहती है। टाइड्स बोला जाता है तरंगे, जो रिदमिक वे में होती है, दिन में 2 बार होगी सिर्फ, ठीक है। ओशन करेंट्स क्या होते हैं, जो एक ही डिफाइनड डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, उन्हें क्या बोला जाता है, ओशन करेंट्स बोलते हैं। आपकी वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स भी होती हैं। अब वही बात है कि इतना डीप जानने का कोई मतलब नहीं, आप 7th में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। The 5 major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean। जो हमारे 5 मेजर ओशन है, कौन से हो जाएंगे, पैसिफिक हो जाएगा, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन। कहाँ कहाँ है जरा देख लेते हैं इनकी लोकेशन। तो फर्स्ट हमारा ये क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। सेकेंड ये आपका दिख रहा है अटलांटिक ओशन। थर्ड नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, इंडियन ओशन। ये पैसिफिक ही है, इसको नहीं फोकस करते। फिर आपका आर्कटिक ओशन यहां मिलेगा 4th नंबर पे। 5th नंबर पे सदर्न ओशन, ये क्या हो जाएगा, सदर्न ओशन। तो ये क्या है, आपके सारे ओशंस हैं। क्लियर हो गया। चलो, पैसिफिक ओशन। अब जरा पैसिफिक ओशन के बारे में देख लेते, क्या बताया जा रहा है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन क्या है, लार्जेस्ट ओशन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है और हमारे अर्थ में ऑलमोस्ट 1/3 एरिया में पैसिफिक ओशन फैला हुआ है। यानी आप देख रहे हो कि ओशंस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पानी हमारा अर्थ का कवर करते हैं। उसमें से भी सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। अगर आप इसका शेप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको कैसा मिलेगा, सर्कुलर शेप मिलेगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। इसको क्या क्या सराउंड करते हैं, कौन सी कॉन्टिनेंट सराउंड करते हैं, देख लेते हैं। ये हमारा पैसिफिक ओशन है। देखो आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, बेसिकली पूरा राउंड है ना हमारा अर्थ, तो यहाँ पूरा जुड़ी जाएगा वो, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर बीच में देखो तो पैसिफिक ओशन को कौन सराउंड कर रहा है, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से साउथ अमेरिका सराउंड कर रहा है, यहाँ पे एशिया सराउंड कर रहा है और इस तरफ से ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों के बीच में हमें क्या मिल रहा है, पैसिफिक ओशन है हमारा, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशन है। तो देख लो ना, काफी बड़ा एरिया, इतना और इतना बड़ा एरिया। क्लियर हुआ, आया समझ में। ऑलमोस्ट 1/3 जो है ओशंस का कवर करता है पैसिफिक ओशन, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि इसका शेप अगर हम ओशन को देखें, ऑलमोस्ट देखा गया तो सर्कुलर शेप में हमें मिलेगा, ठीक है। चलो, अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है अटलांटिक ओशन। और ये किस शेप में मिलेगा हमें, ऐसे शेप में मिलेगा। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स। इट इज द बिजिएस्ट ओशन। क्या बोला जा रहा है, अटलांटिक ओशन के बारे में बात की जा रही है कि ये कैसा ओशन है हमारा, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, है ना। और ये किस शेप में हमें मिलेगा, एस के शेप में मिलेगा, अभी मैप में बताऊंगी मैं, है ना। और जो उसकी कोस्ट लाइन है, मतलब जो उसका जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया है जहां पे समुद्र आता है ना, इंटेंडेंट है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमर्स यानी ट्रेड वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिजिएस्ट ओशन। मतलब यहाँ पे क्या है, काफी पोर्ट वगैरह, हार्बर हमें देखने को मिलते हैं, खूब यहाँ से ट्रेड वगैरह होता है ना, क्योंकि बहुत अच्छी कोस्ट लाइन है इसकी। तो देख लेते हैं मैप में कि क्या हमारा अटलांटिक ओशन ऐसे शेप का है, तो देख लेते हैं। तो ये क्या शेप बना रहा है, एस शेप बना रहा है ना, एस बन गया ना, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमारा अटलांटिक ओशन है। आगे बढ़े, चलो।
सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है भैया। इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। अगर हम बात करें इंडियन ओशन की तो एक यही ओशन है जिसका नाम कंट्री के बाद पड़ा इंडिया। द शेप ऑफ दिस ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। अगर हम इंडियन ओशन का शेप देखें तो ट्राइंगुलर शेप का है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट अफ्रीका, इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ में हम देखें तो किससे बाउंडेड है? एशिया से। वेस्ट तरफ देखें तो अफ्रीका, और ईस्ट साइड देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से। तो देख लेते हैं फटाफट से क्या बोला जा रहा है हमारे इंडियन ओशन के बारे में। तो ये हमारा इंडियन ओशन है, तो बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर शेप का है। ऑलमोस्ट, हम नहीं बोल रहे कि एग्जैक्टली ऐसा है, लेकिन देख लेते हैं। ऐसा शेप बना रहा है ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। अब इस तरफ से यानी इसके वेस्ट डायरेक्शन में अफ्रीका है, यहाँ पे ऊपर से नॉर्थ में क्या मिल रहा है? एशिया मिल रहा है। यहाँ पे ईस्ट साइड क्या मिल रहा है? ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा इंडियन ओशन कवर्ड है और इसको ट्राइंगुलर शेप का ऑलमोस्ट बोला जाता है। ठीक है, चलो फिर क्या हो जाएगा आपका अंटार्कटिक ओशन या सदर्न ओशन। इसको अटलांटिक मत करना, इसको वो कर लेना। रुको, इसको करते हैं, मैं लिख देती हूँ जब तक आप देखो। इसको कौन सा ओशन बोलेंगे हम? ये इसको आपको सदर्न ओशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ठीक है, ये है आपका सदर्न ओशन। द सदर्न ओशन इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड्स टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सदर्न ओशन क्या करता है? ऑलमोस्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट है, कौन सा? अंटार्कटिका को, उसको ऑलमोस्ट कवर ही करता है, सर्कल करता है। उसके ऊपर हमें मिलेगा, है ना, नॉर्थवर्ड अगर हम देखें कितना फैला हुआ है? 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। ठीक है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? सदर्न ओशन के बारे में। जल्दी से देख लेते हैं। सदर्न ओशन जिसे आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है, ये रहा। ठीक है, ये रहा, देखो यहाँ पे आपका नीचे क्या है? अंटार्कटिका है, ऊपर से घेर रहा है अंटार्कटिका को। चलो फिर आर्कटिक ओशन। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय द नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। आर्कटिक ओशन की बात की जा रही, तो यहीं से देख लेते, फिर उसको समझाऊंगी मैं आपको। क्या बोला जा रहा है कि ये है आपका आर्कटिक ओशन, है ना। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है एक स्ट्रेट के थ्रू। स्ट्रेट क्या होता है? बेरिंग स्ट्रेट, जिसका नाम दिया गया है। मतलब जैसे हमने देखा था इस्मस ऑफ पनामा, ये जो दो लैंड मासेस को, बड़े बड़े लैंड मासेस को जोड़ रहा है, तो ऐसी बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है? जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। मतलब ऐसा पानी का पतला सा ऐसा वो रहता है, स्ट्रिप जैसा रहता है, वाटर का ही रहता है, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है, उसे स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे बेरिंग स्ट्रेट जो और आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ रहा है। यहां से आप क्या देख रहे हो? नीचे से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप यहां से कवर्ड है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आर्कटिक ओशन हो जाएगा। रीड कर लेते एक बार। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। या आर्कटिक सर्कल के अंदर मिलेगा। आर्कटिक सर्कल यहां मिलता है ना, अगर मैं रफली बना लूं, इक्वेटर की लाइन होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या रहती है? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल रहता है, तो यहाँ पे मतलब इस एरिया में हमें मिल रहा है, इसके अंदर। ठीक है, एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। और ऊपर क्या आपका? नॉर्थ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल होता है। क्लियर। पैसिफिक किससे कनेक्टेड है? पैसिफिक ओशन किसके थ्रू कनेक्टेड है? एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया और नॉर्दर्न अमेरिका से कवर्ड है नीचे, मतलब उसके नीचे ये हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सारे ओशंस हो गए। जैसे हमने कॉन्टिनेंट्स देखे, ऐसे हमने ओशंस की इंफॉर्मेशन देखी। आगे बढ़े, चलो। नाउ एटमॉस्फेयर क्या होता है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ है ना, किससे कवर्ड है? गैस की लेयर से, है ना, गैस की लेयर से, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको जो है अर्थ ड्रॉ कर दूं, है ना, यहाँ पे मैंने अर्थ ड्रॉ कर दिया ऐसी रफली। ठीक है, एयर क्या करता है? इसको कवर करता है, ऐसे सराउंड करके रखता है। ये क्या हो जाएगा? हमारा एटमॉस्फेयर।
ये हमारा क्या है, लेयर ऑफ ये हमारी क्या एटमॉस्फेयर की लेयर है, और ये क्या है हमारा अर्थ है, और ये क्या हो जाएगा हमारा अर्थ हो जाएगा। क्लियर? अब समझ में आया क्या बोला जा रहा है कि अर्थ को सराउंड करके रखता है हमारी गैस की लेयर, जिसे क्या बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, है ना। ये क्या करता है, सन की हार्मफुल या यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर क्या होती है, एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर ओजोन गैस होती है जो हमें क्या करती है, अर्थ की सन की यूवी रेज से बचाती है, नहीं तो हम जला हुआ पकौड़ा बन जाएंगे, केक बन जाएंगे, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। ये क्या करती है, हमें हवा भी देती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ही हमें ऐसी हवा मिलती है, ऐसी गैसेज मिलती है जो हमारी जीने के लिए, हमारी सांस लेने के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसमें ऑक्सीजन मिलता है हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लांट्स के लिए, नाइट्रोजन मिलता है, आर्गन, इतनी सारी इंपॉर्टेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें मिलती है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए क्या है, जरूरी हो जाता है। तो ये सब प्रेजेंट काई में होता है, ये सब एटमॉस्फेयर के अंदर ही मिलता है, ठीक है। इसकी अपनी अपनी अलग अलग लेयर्स होती है, उनका अपना अपना रोल होता है। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which makes up about 99% of clean dry air. एटमॉस्फेयर कौन सी गैसेस से बना होता है, कौन सी गैसेस का इसमें कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। नाइट्रोजन गैस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है ना। जो कितना बनाती है, ऑलमोस्ट 99% तो यही जो है कवर करती है। सबसे प्लेंटिफुल गैस जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, सेकंड नंबर पे आती है हमारी ऑक्सीजन, बाकी हमारी गैसेस कम लेवल पे होती है। नाइट्रोजन हमारी होती है 71%, सबसे नंबर 1 पे, फिर हो जाती है ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर, ये कंप्राइज करते सिर्फ 1% बाय वॉल्यूम। The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. Atmosphere क्या करता है, हमारे अर्थ में क्या करता है, दबाव डालता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अच्छा, हमें पता नहीं चलता, अभी आपको समझ में आ ही नहीं रहा होगा कि आपको हवा ने प्रेशर कर रखा है ना। क्या होता है ना, इसके बारे में 7th में अच्छे से पढ़ोगे कि हमें ना अभी हवा दबा रही है, चाहे इधर से दबाए मुझे, चाहे इधर से या पीछे से, आगे से, कहीं से भी, लेकिन मुझे फील क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना फ्रीली क्यों मूव कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी भी काउंटर प्रेशर कर रही है, यानी मेरी बॉडी भी अपनी तरफ से प्रेशर लगा रही है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो मेरी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएगा सब कुछ, ठीक है, खून ही खून हो जाएगा सब कुछ। क्लियर? तो क्या करते हैं, एयर प्रेशर, एयर अपना दबाव हम पे लगा रही है, लेकिन हमें पता इसलिए नहीं चलता चारों ओर से और पूरी जगह से लगा रही है, क्योंकि हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर लगाती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है अर्थ पे, और प्रेशर भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है ना। लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है। यूजुअली जब आप देखोगे सी लेवल, यानी नीचे के लेवल पे, सी लेवल पे देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा हाई प्रेशर एरिया। अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा लो प्रेशर एरिया। क्लियर? इतना डीप नहीं हमें समझना, ये आपके 7th में आप पढ़ोगे, अभी बस इतना ही जान लो, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या है और क्या क्या हमारा एटमॉस्फेयर करता है। साथ में जो एयर मूव करती है उसको क्या बोला जाता है, विंड। एयर जब क्या होती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। क्लियर? तो ये सब हवा, प्रेशर एरिया, ये सब कहाँ मिल रहा है हमें, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर में हमें क्या क्या मिला, बेसिकली एटमॉस्फेयर एक चादर होती है, थिन लेयर होती है ब्लैंकेट की, जो हमारे अर्थ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती, चादर की तरह हमारा अर्थ ओढ़ के रखता है कि भैया मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वो ग्रेविटेशनल पुल मतलब खींचता है, उसको खींच के रखता है, वरना आपको लगेगा कि वो बनी रहेगी, जमी रहेगी, वो खींच के रखता है। अब ये क्या करती है, यूवी सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है और हमारे यहाँ क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल, जिसमें सबसे ज्यादा बल्क में होगी हमारी नाइट्रोजन, फिर हमें मिलती है ऑक्सीजन, बाकी रिमेनिंग गैसेज हो जाती हैं। क्या होता है इसमें, ऐसी हवा रहती है एटमॉस्फेयर जो क्या करता है, हमारे अर्थ में प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसमें ये भी प्लेस टू प्लेस वरी करता है, हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया रहता है। हाई प्रेशर एरिया सी लेवल पे मिलेगा, नीचे साइड मिलेगा लो प्रेशर एरिया जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। फिर हमने क्या देखा, जब एयर मूव करती है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, विंड बोला जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलो।
नाउ एटमॉस्फेयर, तो ये हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारी एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं, है ना। सबसे पहली यहाँ है हमारी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड नंबर पे होती है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड नंबर पे लेयर मिलेगी हमें मीजोस्फेयर, फोर्थ में हमें मिलती है थर्मोस्फेयर और फिफ्थ नंबर पे हमें जो लेयर मिलती है उसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। इसके बारे में और अच्छे से आप कब पढ़ोगे, क्लास 7th में पढ़ोगे, बट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली नंबर की लेयर आपको क्या दिख रही है, आप क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। फर्स्ट नंबर पे ट्रोपोस्फेयर है, सेकेंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड नंबर पे मीजोस्फेयर है, फोर्थ नंबर पे थर्मोस्फेयर है, फिफ्थ नंबर पे एक्सोस्फेयर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कैसे बनी होती है लेयर, जैसे हमारे अर्थ है ना, इसमें जमी होती है लेयर, जैसे एक लेयर ऊपर से 1 2 3 4 5 ऐसी हमारी 5 लेयर्स होती है। हमें तो पूरा कंबाइन दिखेगा, लेकिन उसी एटमॉस्फेयर की लेयर में ये 5 में डिवाइडेड होती है। तो सबसे पहले नंबर की हमारी कौन सी हो जाती है, ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर आती है, फिर थर्ड नंबर पे आती है मीजोस्फेयर, फोर्थ में आती है थर्मोस्फेयर, फिफ्थ में आ जाती है हमारी एक्सोस्फेयर। तो इस तरीके से क्या है, हमारी लेयर्स डिवाइडेड होती है। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली लेयर होती है, यहाँ पे क्या होता है, सारे वेदर फिनोमिना होते हैं हमारे, मतलब मौसम से रिलेटेड सारी चीज़ों की, बारिश वगैरह सारी चीज़। ठीक है, सेकंड नंबर, और यहाँ पे वो एयर भी मिलती है जो हम ब्रीद करते हैं, यानी जो हमारे जीने के लिए, सर्वाइवल के जो भी एयर या गैसेस चाहिए होती है वो यहाँ पे मिलती है। सेकंड नंबर पे होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, तो यहाँ पे आपको एरोप्लेन उड़ते हुए दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर स्काई होता है, क्लाउड्स आपको नहीं मिलते, वेदर फिनोमिना नहीं होता कुछ भी यहाँ पे। तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए यहाँ पे कंडीशन बहुत ही A1 और बढ़िया रहती है। मैं एक साइड होकर समझा देती हूँ आपको ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ऐसा रहता है। साथ में और क्या होता है, इसमें होती है ओजोन गैस। ओजोन गैस एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर का पार्ट है, लेयर है ना। तो ओजोन गैस क्या करती है, हमारे अर्थ को सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती, बचाती। थर्ड नंबर पे आती है हमारी मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में आपको क्या होते हैं, आपके मीटियोशार होते हैं, मीटियोशार होते हैं, ठीक है, जो रॉक फॉर्म में होते हैं। मीटियोरॉइड्स के बारे में आपने पढ़ा है, हमने जो है फर्स्ट चैप्टर, शायद फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मीटियोरॉइड्स के बारे में, कि क्या होता है, हमारे अर्थ में आते बर्न होने लग जाते हैं। ये रॉक रहते हैं, ये सन के आसपास ही रहते हैं, बट कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है हमारे अर्थ में गिरने जैसे हो जाते हैं, तो गिरते हैं हमारे अर्थ में। तो जैसे ही वो क्या एयर के कॉन्टेक्ट में आते फ्रिक्शन से, तो मीजोस्फेयर लेयर के अंदर जैसे ही एंटर होते बर्न होना, जलना शुरू कर देते हैं। फिर हमारी जो लेयर होती है थर्मोस्फेयर, यहाँ पे क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए बढ़िया रहता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है, गर्म रहता है। फिर एक्सोस्फेयर जो बहुत ही थिन लेयर होती है, एक्सॉस्फेयर बाहर की बहुत ही पतली और हल्की फुल्की गैसेस हमें मिलती है। तो मेजरली क्या है, हमारी 5 एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंट लेयर्स है। इसके बारे में और अच्छे से आप क्लास 7th में पढ़ोगे। तो ये हमारा कौन सा डोमेन हो गया, हाइड्रोस्फेयर, और सॉरी एटमॉस्फेयर। आगे बढ़े, चल नाउ हमारा लास्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा, जिसको बोला जाता है बायोस्फेयर। अब 3 चीज पढ़ ली, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। तो बायोस्फेयर क्या करता है, इन तीनों का यूज करता है। बायोस्फेयर में हमें मिलेंगे एनिमल किंगडम, बायोस्फीयर में मिलता है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। क्या मिलेगा बायोस्फीयर में हमें, एनिमल किंगडम मिलता है और प्लांट किंगडम मिलता है, यानी एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ यहाँ पे मिलेगी। ये क्या दिख रहा है आपको, बायोस्फीयर दिख रहा है ना। ये जो बन रहा है आपका क्या है, ये बायोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर ऊपर आपको टॉप में दिखेगा, लिथोस्फेयर यानी आपके लैंड मासेस वगैरह, हाइड्रोस्फेयर यानी पानी। तो क्या होता है ना, बायोस्फीयर एक तरीके से हमारा होता है ये क्या होता है, हमारा नैरो जोन होता है। नैरो जोन कैसे, अगर यहाँ पे हम देख लें, पहले तो मैं ब्लू से लिख देती हूँ हमारा हाइड्रोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर है। यहाँ पे ब्राउन कलर से थोड़ा लिख देती हूँ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या होता है हमारा बीच का जोन होता है, इसको ऐसे कर लो।
ठीक है, जो इन तीनों का यूज कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमारा कौन से कलर से लिखें, इससे लिख लेते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में क्या मिलेगी हमें, वाटर बॉडीज, इसी में लिख देते हैं। लिथोस्फीयर में हमें क्या मिलेगा, लैंड फॉर्म्स। एटमॉस्फेयर में मिलेगा एयर गैसेस। ठीक है, बायोस्फीयर में हमें क्या मिलता है, जहां पे क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी जिंदगी जीते हैं। ये क्या करता है ना, बायोस्फीयर नैरो जोन होता है, बोलता है भैया मैं हाइड्रोस्फीयर तुम तीनों का ही क्या करूंगा, यूज करूंगा, है ना, बोलता है भेदभाव नहीं करूंगा। अब देखो आप खुद ही सोचो कि क्या हम सिर्फ पानी से काम चलाएंगे, चला पाएंगे, नहीं। अगर हमारे पास लैंड फॉर्म्स नहीं है, हमारे पास एयर गैसेस नहीं है, हम पानी से सिर्फ काम चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। या हमारे पास सिर्फ एयर गैसेस और वाटर है, तो क्या लैंड फॉर्म के बिना काम चलेगा, नहीं चलेगा। हमें रहने के लिए, खेती बाड़ी के लिए जमीन चाहिए। अगर लैंड फॉर्म है और एयर गैसेस है लेकिन पानी नहीं है, तो क्या इससे काम चलेगा, नहीं। हमें तीनों ही चीजों की जरूरत होती है। हमें पानी की भी जरूरत है, हमें भाई एटमॉस्फेयर की, एयर गैसेस, हवाओं की, उसकी भी जरूरत है, साथ में हमें लैंड रहने के लिए जमीनों की भी जरूरत है। ठीक है, तो बायोस्फीयर बोलता है कि भैया मेरे अंदर तो लाइफ एग्जिस्ट करती है, मेरे अंदर तो भाई जो एनिमल प्लांट किंगडम रहता है, तो मैं क्या करूंगा, तुम तीनों के बीच का जोन हूं जो मैं तुम तीनों को मिलकर यूज करूंगा। ठीक है, तो बायोस्फीयर लैंड का भी यूज कर रहे हैं, यानी अगर आप देखोगे प्लांट्स और एनिमल्स को, तो प्लांट्स एनिमल्स को जमीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और साथ में जीने के लिए गैसेस, एयर भी चाहिए, है ना। एनिमल या प्लांट्स की बात करें, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सारी चीजें चाहिए, पानी भी चाहिए, पेड़ों को पानी चाहिए पड़ता है, एनिमल्स को पानी चाहिए पड़ता है, या रहने के लिए, पेड़ उगने के लिए जमीन चाहिए, या जानवरों के लिए रहने के लिए जमीन चाहिए। तो तीनों ही चीजें चाहिए। तो तीनों ही चीजें कौन यूज करता है, बायोस्फीयर, जो कि नैरो जोन होता है, जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा फोर्थ डोमेन होता है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तभी लिखा है ना डोमेन्स ऑफ लाइफ, यानी लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्लियर हुआ, चलो आगे देखते हैं। बायोस्फीयर द डोमेन्स ऑफ लाइफ, द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो तीनों डोमेन होते हैं हमारे अर्थ के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, सेम वे और अनदर, जिस भी तरीके से करें एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अब हमने बोला तीनों ही डोमेन एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे बताया गया जैसे हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि हमें भाई लकड़ियों की जरूरत है, वुड वगैरह, वुड फर्नीचर और भी चीजें बन रही है। या हम लैंड को क्लियर कर रहे हैं, क्यों, एग्रीकल्चर के लिए। तो जिससे क्या हो रहा है, हमारी जो मिट्टियां हैं, वो स्लोप्स हैं, वो इरोज हो रही है, मिट्टियां खराब हो रही हैं, मतलब डिग्रेड हो रही है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। अब हम क्या करें, इतना अंधाधुंध यूज करें कि जो भी गंदगी हम पानी में डाल रहे हैं, तो वाटर पॉल्यूट हो रहा है, तो हमारे कंजम्पशन के लिए नहीं है, हमारे यूज के लिए नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एयर का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, लेकिन जो इसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है CO2 का, वो क्या कर रहा है, हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को और इंक्रीज कर रहा है। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। अब इतना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं चीजों का, एनर्जी का, रिसोर्सेज का, जिसके कारण ये जो बैलेंस है तीनों का, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर का, खराब हो रहा है। तो हमें ऐसा यूज करना है कि बैलेंस बना रहे। तो बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि तीनों ही डोमेन्स को, मतलब तीनों ही चीजों से इंटरेक्ट करता है हमारा बायोस्फीयर, तीनों चीजों का यूज करता है। ठीक है, हमारी लाइफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना कि जानवर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, पेड़ों को कैसे जरूरत है पानी की। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, जिसके कारण अब रिसोर्सेज क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है। फिर जैसे CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, लेकिन CO2 का अगर लेवल ज्यादा हो जाए तो वार्मिंग होती है, क्लाइमेट का जो टेम्परेचर, मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जो अर्थ में रिसोर्सेज उसको लिमिट में यूज करना चाहिए, उसको कम से कम यूज करें, है ना, रिन्यू होने का टाइम दे, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम सोचे, इसके बारे में आप 7th में ज्यादा, 8th में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, अभी आप इतना ही जान लो। ठीक है, तो बेसिकली तीनों ही डोमेन्स का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन तीनों का बैलेंस नहीं होगा तो हमारा जो बायोस्फीयर है वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कैसे कर पाएगी।
आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का माइंड मैप एंड होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन उसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की जानकारी थी, ओशंस की जानकारी थी, जो कि देना रिकॉल कराना ज़रूरी था। कुछ भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा माइंड मैप्स को शेयर करते जाइए। ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।